हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज आराध्या। आज हम लोग क्रिमिनोलॉजी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज दी वाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक है, ये एक ऐसे क्राइम के टाइप पर बात करने जा रहे हैं जो नॉन वायलेंट होता है, लेकिन इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, और वो है दी वाइट कॉलर क्राइम्स। ये क्राइम ट्रेडिशनली गुनाहों जैसे दिखते नहीं है, लेकिन सोसाइटी के ट्रस्ट, फाइनेंशियल हेल्थ और लीगल सिस्टम को साइलेंट तरीके से डैमेज करते हैं। सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया था एक अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट के द्वारा। ही वॉज एडविन सदरलैंड इन 1939, जिन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम को डिफाइन किया और कहा दैट इट इज अ क्राइम committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation। ये एक ऐसा क्राइम है जो कि एक अच्छे रिस्पेक्टफुल पोजीशन होल्ड करने वाला व्यक्ति करता है, एक सोशल स्टेटस होल्ड, हाई सोशल स्टेटस होल्ड करने वाला व्यक्ति करता है ड्यूरिंग और इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। अपने जो जिस ऑक्यूपेशन में है उसे करते वक्त वो क्राइम कहलाते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक है, ये क्राइम्स नॉन वायलेंट होते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक हार्म कॉज करते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं। राइट, चलिए इसके मीनिंग के साथ शुरुआत करते हैं। तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स वो होते हैं जो प्रोफेशनल्स, जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स या फिर बिजनेस पर्सन्स के द्वारा किए जाते हैं, यूजुअली फॉर एनी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गेन विदाउट एनी फिजिकल फोर्स और वायलेंस। यानी कि इनमें फिजिकल वायलेंस नहीं होती है, लेकिन इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है चीटिंग, इनका नेचर होता है फ्रॉड, फोर्जरी, धोखाधड़ी, मैनिपुलेशन, है ना, या फिर अथॉरिटी का मिसयूज। तो ये क्राइम सिस्टम के अंदर ही कमिट होते हैं, ऑफन using the legal loopholes। ठीक है, so this is what we call as the white collar crimes। अब एक एक करके बात करते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स किस किस तरह से हम लोग देखते हैं अपनी सोसाइटी में, यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स के क्या अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, okay, so there is a wide range of illegal activities that cover white collar crime। Some of the main types, हम लोग यहाँ पे कुछ major और main types cover कर रहे हैं। The first is corporate fraud। तो ये fraud companies के generally top executives द्वारा किए जाते हैं for personal और corporate benefit, जैसे कि financial records में घपला करना, falsify करना, झूठे records तैयार करना, insider trading, जहाँ पे कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जाता है ना, शेयर प्राइस का मैनिपुलेशन करना टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। सो दीज ऑल आर दी क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड। एक बहुत ही लैंडमार्क एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है सत्यम स्कैम, जहां हमारे कंट्री में जो हुआ था, जहां पर 7,000 करोड़ का अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया था। ठीक है, सो यू मे कोट एन एग्जांपल ऑफ सत्यम स्कैम। नेक्स्ट टाइप ऑफ व्हाइट क्राइम इज बैंकिंग फ्रॉड। तो ये फ्रॉड्स बैंक के इंटरनल लोगों के इन्वॉल्वमेंट से होते हैं अलॉट ऑफ टाइम, जैसे कि फेक लोन्स को अप्रूव करना, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर पैसा विड्रॉ करना, है ना, पब्लिक फंड साइफन ऑफ करना, जैसे कि नीरव मोदी केस ले लो आप, जिसने पीएनबी से 11,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बेसिस पर पैसे विड्रॉ किए थे और फिर वो वापस नहीं किए और वो भाग गया, है ना। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस फ्रॉड। तो ये फ्रॉड इंश्योरेंस के नाम पे गलत क्लेम्स फाइल करके किए जाते हैं ना, वी ऑल नो दिस, फाइलिंग द फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम्स और इन्फ्लेटिंग द डैमेजेस। ये जैसे कि फेक एक्सीडेंट क्लेम, या फिर छोटी सी डैमेज को बड़ा दिखाकर एक्स्ट्रा मनी लेना, या डेथ क्लेम ऑन द फॉल्स आइडेंटिटी। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड। द नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन। तो ये कॉमन व्हाइट कॉलर क्राइम है जहां पे इंटेंशनल टैक्स छुपाया जाता है, टैक्स की चोरी की जाती है ना, कंसीलिंग द इनकम, अपनी इनकम ना दिखाना, अपनी इनकम को कम दिखाना, फेक बिजनेस एक्सपेंसेस शो कर देना कि हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है बल्कि खर्चा ही खर्चा है, ब्लैक मनी को कंसील करना, है ना, ऑफ शोर अकाउंट्स में पैसा रखना, बाहर के कंट्रीज के अकाउंट्स में पैसा रखना, अपने एसेट्स को छुपाना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द टैक्स इवेजन। द नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है ना, कन्वर्टिंग द ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी यूजिंग द फेक ट्रांजैक्शंस। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की जनरली। पहली होती है प्लेसमेंट, जहां पे ब्लैक मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी होती है लेयरिंग,
जहां पे ट्रांजेक्शन्स के जरिए उसका सोर्स छुपाया जाता है, एंड तीसरी होती है इंटीग्रेशन, जहां पे लीगल बिजनेस में इन्वेस्ट करके ब्लैक मनी को क्लीन बनाया जाता है और उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है. सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग: द प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट टाइप इज साइबर क्राइम. वी ऑल नो अबाउट दैट. आज के टाइम में कितने ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं. कल ही मेरे साथ हुआ था कि मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि एक व्यक्ति था, उसने बोला कि मैंने आपको 1000 रुपीज पे किए हैं, और एक्चुअली उसने मुझे मेरे नंबर पे भेजे थे 1000 रुपीज. उसने फोन पे का स्क्रीनशॉट भेजा था, प्लस रिकॉर्डिंग में ये बोलता है वो कि लास्ट की डिजिट मुझसे गलत डल गई थी, एंड आप मुझे मेरे स्कैनर पे वापस कर दो. जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे उस नंबर पे कभी कोई पेमेंट नहीं आता है. और सबसे बड़ी बात उस फ्रॉड की ये थी कि जब आप किसी भी यूपीआई ऐप पर नंबर डालते हो तो सबसे पहले उस पे का नाम आता है, वहां पे क्लियरली मेरा नाम आराध्या गुप्ता लिखा है, उस स्क्रीनशॉट में मेंशन है. तो आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तो ये फ्रॉड आजकल बहुत चल रहा है कि कुछ पैसे डालकर और फिर इस तरीके से स्कैनर वगैरह भेज के डिटेल्स लेके और फिर सारा पैसा बैंक का खाली कर देना. सो दीज आर ऑल वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम. तो डिजिटल वर्ल्ड के फ्रॉड्स अब व्हाइट कॉलर क्राइम्स के हिस्सा बन गए हैं. फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट्स को हैक कर लेना, ऑनलाइन फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ओटीपी फ्रॉड्स करना वाया फेक कॉल्स और क्यूआर कोड्स, है ना, वही जैसे मैंने क्यूआर कोड उसने भेजा. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम, एंड ये भी व्हाइट कॉलर क्राइम्स की श्रेणी में आज के टाइम में आ गए हैं. द नेक्स्ट इज ब्राइबरी एंड करप्शन. तो इसमें क्या है, ये पावर का मिसयूज होता है यहाँ पे फॉर द पर्सनल गेन. जनरली जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं वो इस तरीके के मिसयूज करते हैं, अपनी जो उनके पास पावर्स है उनका मिसयूज करके फॉर द प्राइवेट गेन्स, टेकिंग एनी इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जैसे कि फाइल पास करने के लिए ब्राइब लेना कि हम आगे आपकी फाइल तब बढ़ाएंगे, पहले आप इसके लिए कुछ मिठाई दीजिए ना. मिठाई का मतलब आपको पता है. नेक्स्ट, पॉलिटिकल फंडिंग लेना इन एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. टेंडर प्रोसेस में मैनिपुलेशन, टेंडर इज बहुत बड़ा एग्जांपल है ब्राइबरी का. ठीक है, तो ये हो गया 7. एंड द लास्ट इज मेडिकल एंड एजुकेशनल फ्रॉड्स. तो लोग एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम का भी मिसयूज करते हैं, जैसे कि फेक डिग्री, इलीगल ड्रग ट्रायल्स, एडमिशन फ्रॉड्स, घोस्ट कॉलेजेस. So these are overcharging of services. So this is also one of the example of white collar crime. ठीक है, आगे बढ़े. The next is we are discussing कि क्या क्या causes है, क्यों करता है आदमी white collar crimes. white collar crimes के reason सिर्फ personal greed नहीं होते बल्कि system की कई बार कमियां भी होती हैं. चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहला है greed and ambition. तो पावर में रहने वाले लोग ज्यादा पैसा और पोजीशन के लालच में लिमिट क्रॉस कर देते हैं, है ना. दिस इज वन ऑफ द कॉज. सेकंड इज वीक इन्फोर्समेंट लॉ, कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या कोर्ट्स टाइम पर एक्शन नहीं लेती है तो क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है ना, एनकरेजमेंट मिलता है. तो वीक इन्फोर्समेंट लॉ भी एक कारण है इस तरह के क्राइम्स का बढ़ने का. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बन गए हैं कि फ्रॉड इजिली छुप जाता है आज के टाइम में. सो this is also one of the reasons. For example, mutual funds, crypto transactions, cross-border shell companies. So the complex business transactions often make unnoticed such manipulations or such white-collar activities. Next is lack of transparency and audit. तो काफी सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर ऑडिटिंग सिस्टम्स नहीं होते हैं, तो ये भी एक कारण है ऑफ सच क्राइम्स. नेक्स्ट इज लो रिस्क एंड हाई प्रॉफिट क्राइम. ट्रेडिशनली ट्रेडिशनल क्राइम्स जैसे कि मर्डर या रॉबरी में फिजिकल रिस्क होता था, लेकिन व्हाइट कॉलर क्राइम में रिस्क कम है और प्रॉफिट ज्यादा होता है. तो इसलिए भी ये भी एक कारण माना जा सकता है. देयर इज लो रिस्क एंड देयर इज हाई प्रॉफिट, है ना. एंड द लास्ट हियर इज पब्लिक अवेयरनेस की कमी, है ना. लोगों को फ्रॉड होने का कभी कभी बहुत बाद में पता चल पाता है, एंड ये या फिर कभी कभी पता ही नहीं चल पाता है. तो यहाँ पे इसमें विक्टिम बड़ा आसानी से बन जाते हैं लोग. सो ये भी एक कॉज है ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, दैट पीपल इजीली कमिट सच क्राइम्स. उन्हें लगता है कि इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है, इजीली कमिट किया जा सकता है ना. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जुडिशरी ने इस एस्पेक्ट में किस तरीके से अपनी बात रखी है, कैसे जजमेंट्स दिए हैं. द फर्स्ट इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहनलाल जीतामल जी पोरवाल ऑफ 1987. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं ना. अगर बैंक ऑफिशियल
कोई इस तरीके का फ्रॉड कर रहा है, या आपके ऊपर कोई सीनियर है, आपके अंदर ही कोई एग्जीक्यूटिव्स हैं, इफ यू आर इन सम इंस्टीट्यूशन और वो इस तरीके के फ्रॉड करे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट लूज हो रहा है, पब्लिक फाइनेंशियल हेल्थ लूज हो रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है दैट नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय दी कंसर्न अथॉरिटीज। नेक्स्ट इज CBI वर्सेज रमेश गेली ऑफ 2016। इसमें बैंक ऑफिसर्स को पब्लिक सर्वेंट्स माना गया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और उन्हें प्रोसिक्यूट किया। इसमें कोर्ट ने कहा कि उन्हें भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैटर बैंक ऑफिसर्स के द्वारा किए गए घपले को लेकर था, एंड दे वर कंसिडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। एंड द लास्ट केस हियर इज राम नारायण पोपली वर्सेस CBI ऑफ 2003। इसमें कोर्ट ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर हाईली प्लान्ड एंड सोफिस्टिकेटेड और क्राइम्स होते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट को भी उसी लेवल पे एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि ये क्राइम्स ऐसे नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं, ये सोफिस्टिकेटेड लेवल पे हो रहे हैं, ये एक हाई इंटेलिजेंस के साथ हो रहा है। इसलिए इसको डील करने वाली जो लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो भी उतनी ही एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये केस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि वाइट कॉलर क्राइम्स को किस तरीके से कवर किया गया है हमारे विभिन्न इंडियन लॉज में, और हम लोग नए लॉज के रेफरेंस में पढ़ेंगे ऑफ BNS एंड BNSS, दैट इज द ओल्ड CRPC एंड IPC, और अन्य भी कुछ स्पेशल लॉज जो हैं वाइट कॉलर क्राइम्स को गवर्न करते हैं, दैट विल सी। ओके, शुरुआत करते हैं BNS से, भारतीय न्याय संहिता, और IPC है ना। तो इसमें सेक्शन 316 से 330 प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द चीटिंग, फोर्जरी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, सेक्शन 338 में प्रोविजन है आइडेंटिटी थेफ्ट को लेके, साइबर फ्रॉड्स को लेके। सेक्शन 851 से 870 सॉरी नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, 251 से 270 में प्रोविजंस है रिगार्डिंग द करप्शन बाय द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग द ब्राइबरी। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स को कवर करते हैं और उसके प्रावधान बताते हैं, राइट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज CRPC। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, सर्च, ट्रायल एंड बेटर इन्फोर्समेंट इन सच इकोनॉमिक ऑफेंसेस, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, सर्च एंड ट्रायल के डिटेल प्रोसीजर प्रोवाइड किए गए हैं BNS के द्वारा, BNSS के द्वारा इस तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेस को बेटर हैंडल करने के लिए। अब बात करें कुछ मेजर एक्ट्स, कुछ स्पेशल एक्ट्स जो इन क्राइम्स को गवर्न करते हैं। द फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये पब्लिक ऑफिशियल्स के ब्राइबरी केसेस को गवर्न करता है, ब्राइबरी केसेस एंड द करप्शन बाय द पब्लिक ऑफिशियल्स। अनदर इज कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो उसमें सेक्शन 447 से 449 जो है वो फ्रॉड, फॉल्स स्टेटमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मामलों को गवर्न करता है। IT एक्ट ऑफ 2000, so it covers a cyber crime like hacking, phishing and data theft. Okay, नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो ये मनी ट्रेल ट्रेस करता है और उसके प्रावधान बताता है। इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू द लीगल असेट्स। एंड अगर हम ओल्डर केस यानी कि IPC की बात करें तो IPC में सेक्शन 406, 420, 463 टू 471 इन तरह के क्राइम्स को डील करता था। ठीक है, अब बात करें रीजंस की कि क्या कारण है कि आज की डेट में ये बढ़ रहा है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स का जो स्कोप है ये बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन ऑफन एग्जाम में पूछते हैं, द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग द व्हाइट कॉलर क्राइम्स, राइट। तो पहला है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब से मार्केट्स ओपन हुए हैं, वाइडन अप हुए हैं, ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स और इंटरनेशनल हो गए हैं, जहां फ्रॉडस्टर लूप होल का ज्यादा फायदा उठाते हैं और इस तरीके के क्राइम्स कमिट करते हैं। अनदर इज डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, UPI सिस्टम, मोबाइल एप्स, क्रिप्टो फ्रॉडस्टर्स। तो इनके पास नए टूल्स आ गए हैं, इन फ्रॉडस्टर्स के पास इस तरह के व्हाइट कॉलर क्राइम्स कमिट करने के। थर्ड इज पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। तो पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स जब मिलकर सिस्टम का मिसयूज करते हैं तो लार्ज स्केल व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं और कल्प्रिट्स बच भी जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफन वो बच जाते हैं। दीज आर ऑल द रीजंस ऑफ द राइज ऑफ सच क्राइम्स। नेक्स्ट इज पुअर रेगुलेटरी ओवरसाइट। वी हैव टू एडमिट इट। SEBI, RBI, RDA जैसे रेगुलेटर्स के पास कभी कभी रिसोर्सेज और मैन पावर की कमी होती है, जिस वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं इस तरह के क्राइम्स के वो बच जाते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल डीले। सो केसेस 10, 15 साल, 20 साल तक चलते रहते हैं, कन्विक्शन रेट लो है, तो क्रिमिनल्स सेफ फील करते हैं, उनके अंदर डर नहीं है। सो द डिले ऑफ जुडिशियल प्रोसेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड द लास्ट इज सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन। करप्शन का सोशल एक्सेप्टेंस, कई सेक्टर्स में ब्राइबरी को एक नॉर्मल चीज मान ली गई है, जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स को साइलेंटली सपोर्ट करता है ना।
आप लोग भी इन बात से अग्री करते होंगे, आई एम वेरी श्योर। एंड आप सबने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इस तरह के व्हाइट कॉलर क्राइम्स को होते हुए, करप्शन, ब्राइबरी को देखा होगा, सामने से देखा होगा, राइट? तो व्हाइट कॉलर क्राइम साइलेंटली बट डीपली damages society, right? By weakening the financial system, shaking the public interest and diverting the national resources. आज के टाइम में लीगल रिफॉर्म जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, एडवांस इन्वेस्टिगेशन टूल्स एंड जुडिशियल अवेयरनेस की जरूरत है ताकि ये क्राइम्स इफेक्टिवली कंट्रोल किए जा सके। पब्लिक को भी अवेयर होना होगा और इन्फोर्समेंट को भी स्ट्रांग होना होगा, है ना? व्हाइट कॉलर क्राइम सिर्फ लीगल वायलेशन नहीं है बल्कि एक एथिकल कोलैप्स है जो एक सिविल सोसाइटी के फाउंडेशन को अंडरमाइन करता है, हिला देता है ना? तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर ऑन व्हाइट कॉलर क्राइम्स। एंड अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है देन राइट इट ब्यूटीफुली। नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर दी, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। अगर आपको ये लेक्चर इंसाइटफुल लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितना यूजफुल लगा। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू लॉ वीटा, प्लीज सब्सक्राइब टू लॉ वीटा ऐसे यूजफुल लेक्चर्स एंड वीडियोज के लिए। एंड अगर आपको क्रिमिनोलॉजी एंड किसी भी लॉ सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सॉफ्ट कॉपी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करो हमारे इंस्टाग्राम पेज दैट इज lawvita_80 या हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो guptaradhya80@gmail.com। मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करती हूँ। नोट्स हमारे पेड रहते हैं कुछ नॉमिनल अमाउंट पे, ठीक है? तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।